यस प्लीज, कैसे हैं आप सभी? सर हम अच्छे हैं, वेरी गुड। आप बताइए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इनकम टैक्स स्टार्ट किया था आपने, पार्ट ए ऑफ द सिलेबस, और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, जिसमें आपने क्या क्या किया था याद करके बताइए। सर हमने इनकम टैक्स और लॉ, ये तीनों का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें इनकम का मैंने बोला था टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लॉ क्या बताता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग ड्यूरिंग द सिलेबस करेंगे। लेकिन जब मैंने टैक्स के बारे में चर्चा किया आपके साथ, तो याद करके बताइए मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था बच्चे, टैक्स एक मैंडेटरी लेवी है। सरकार मैंडेट करती है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यही बोला था, बोलो यस। सरकार मैंडेट करती है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? सरकार ऐसा मैंडेट क्यों करती है, इसका क्या कारण है, आपने पढ़ा था। याद करके बताइएगा, आपने क्या पढ़ा इसमें। सरकार टैक्स लेती है क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए बड़े सारे खर्च करने पड़ते हैं, जिसे मैंने आपको बोला ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग होने के कारण इसको कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। मैंडेटरी क्यों है सर? ये ऑप्शनल भी तो हो सकता था। अब आप बताओ, यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप टैक्स पे कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप ईमानदारी से जाके टैक्स पे कर दो? बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़े सारे लोग मैंडेटरी लेवी होने के बावजूद भी टैक्स पे करने से कतराते हैं। ठीक है बच्चे। इसलिए सरकार ने टैक्स को मैंडेटरी लेवी बनाया हुआ है। आपकी ड्यूटी है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपने लॉ, तीसरा वर्ड आपने बोला कि लॉ है। लॉ के बारे में मैंने बोला कि लॉ एक वाइड कंसेप्ट है, जिसके बड़े सारे कंपोनेंट। तो एक बच्चे ने मुझे यहां लिख के भेजा है, वो कहता है सेट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको हम लॉ बोल देते हैं। बोलो यस और नो। बच्चे का टेक्निकल डेफिनेशन ठीक है यहां पर? यस सर। सेट ऑफ एक्ट एंड रूल्स को कंप्लीटली हम लॉ बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको क्या बोला था, लॉ के कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ के भी 5 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट की चर्चा की थी हमने? याद करिएगा। पहला, इनकम टैक्स लॉ का पहला एंड बेस कंपोनेंट है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, आपने कहा द इनकम टैक्स रूल 1962। तीसरा, जल्दी बताएंगे, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। फोर्थ नंबर पे बच्चे, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एंड फिफ्थ नंबर पे, याद करके बताएंगे, फिफ्थ नंबर पे कौन है? सर, लॉ का टेस्ट कोर्ट में होता है, देयरफॉर लीगल डिसीजन भी कंपोनेंट ऑफ लॉ बनता है। यही पढ़ा था, बोलो यस और नो। यस सर। अब आइए, मैंने यहां से आज की क्लास स्टार्ट करनी है। आपने बेसिकली
आज जो स्टार्ट करना है ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है जिसे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम दिया हुआ है, जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम दिया। इस चैप्टर में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? मीनिंग ऑफ टैक्स से, जिसकी चर्चा आपने किया। टैक्स क्या है? तो आपने कहा ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सेकेंड पॉइंट में आपने बोला ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है। ये चर्चा आपकी हो रखी, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें करना था टाइप ऑफ टैक्स, और आपने बोला 2 टाइप्स ऑफ टैक्स हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपने किया तो आपने बोला सर इसका डिफरेंस बता दो। मैंने बोला डिफरेंस इसका क्या क्या है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेवीड होता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लेवीड होता है ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन। अब अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो वेल्थ के ऊपर वेल्थ टैक्स लगा करता था। आज के डेट में उस पर टैक्स नहीं लगता। देयरफॉर आप ये कह सकते हो डायरेक्टली लेवीड ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। क्लियर है बच्चे? अब जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपने इसके बदले क्या पॉइंट लिखा? इट इज इनडायरेक्टली लेविड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद करके बताइए, यही लिखा था पिछली क्लास में? यस सर। इसके बाद सेकंड पॉइंट याद करिएगा। सेकंड पॉइंट क्या किया था? डायरेक्ट टैक्स में परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच नहीं होता है, ठीक है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में आप लिख चुके हैं। नेक्स्ट सर, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट आर ऑन सेम पर्सन इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट आर ऑन सेम पर्सन इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में आपने बोला इंसिडेंस एंड इंपैक्ट आर ऑन डिफरेंट पर्सन, ठीक। यहां तक समझने के बाद आपने लास्ट पॉइंट लिखा एग्जाम्पल। मैंने बोला इनकम टैक्स इज मेन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके साथ स्टैंप ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट होता, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में बड़े सारे एग्जाम्पल किए थे, जिसमें सबसे मेन एग्जाम्पल था जीएसटी। दूसरा एग्जाम्पल क्या था सर? दूसरा एग्जाम्पल था वैट। तीसरा एक्साइज, कस्टम। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल थे, और यहां पर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपका खत्म हो गया, ठीक। अब यहां से आगे आपको करना है कंपोनेंट ऑफ
इनकम टैक्स लॉ। बच्चे कह रहे हैं इसे लिखना है, आंसर इज यस। आप सभी 2 रजिस्टर रखेंगे, एक क्लास वर्क के लिए, एक होमवर्क के लिए। होमवर्क में क्या करेंगे सर? जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन क्लास के दौरान तो मैं करूंगा, आप सभी उसका होमवर्क में सॉल्व करके लाया करेंगे। ठीक है बच्चे? अपने होमवर्क को चेक करवाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इमेज का, जिससे कि आपका होमवर्क डेली बेसिस पर चेक होता रहे। ठीक है? चलिए, मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स में सबसे पहला कंपोनेंट आपने किया था द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा कंपोनेंट आपने किया था द इनकम टैक्स रूल्स 1962। तीसरा कंपोनेंट आपने किया था नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। तीसरा कंपोनेंट किया था आपने, चौथा कंपोनेंट था एनुअल फाइनेंस एक्ट। एंड लास्ट कंपोनेंट था आपका लीगल डिसीजंस। ये 5 कंपोनेंट से मिल करके बना है इनकम टैक्स लॉ, जिसे आप सभी करेंगे। ठीक है बच्चे? यहां तक क्लियर है? आंसर इज यस। अब यहां से आगे मैंने इनकम टैक्स एक्ट के इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा दिए थे। और इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या था सर? इनकम टैक्स एक्ट बड़े सारे सेक्शन से बने हुए हैं और इसमें टोटल 298 सेक्शन। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? 298। ठीक। शेड्यूल्स भी हैं, यस और नो? आंसर इज यस। आपने सबसे पहला कंपोनेंट इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रोडक्शन किया और आपने कहा इसमें सेक्शंस हैं एंड शेड्यूल्स हैं। सेक्शंस हैं एंड शेड्यूल्स। सेक्शंस 1 से लेके 298 तक एंड शेड्यूल नंबर 1 से लेकर के आपने कहा 14 शेड्यूल तक इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बन। ठीक। ये इनकम टैक्स एक्ट का पहला सेक्शन स्टार्ट होता है इसके नाम से। उसने कहा इसका नाम है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1960। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चे? बोलो यस और नो। यस सर, यहां तक क्लियर है आपका। अब हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 2। और ये सेक्शन नंबर 2 किसी भी एक्ट का जान है। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 2 बड़े सारे वर्ड की मीनिंग बताता है जो वर्ड उस एक्ट में लिखे गए हैं। अगर आपको डेफिनीशन नहीं पता तो आप मीनिंग कुछ और निकालेंगे। डेफिनीशन नहीं पता तो आप मीनिंग कुछ और निकालेंगे। इसीलिए आपको पहले डेफिनीशन पता होना चाहिए। ठीक है? और डेफिनीशन सेक्शन में सबसे पहला वर्ड हम सभी इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 2
डेफिनीशन की बात करता है और इसकी डेफिनीशन सेक्शन हम अभी अपने बुक पर देखेंगे और आराम से इसे पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चे, आइए। सबसे पहला एसएससी। एसएससी किसे बोलते हैं बच्चे? इसने कहा एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom, a person by whom any tax or any other sum is payable under that. अब टैक्स की पेमेंट की लाइबिलिटी आ सकती है पर्सन के ऊपर, दूसरी कोई भी लाइबिलिटी आ सकती है, पेनल्टी की, इंटरेस्ट की, कोई भी लाइबिलिटी आ सकती है अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी निकलती है टैक्स या अदर सम की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसएससी वर्ड से डिनोट करेंगे। अब जब कहीं पर भी एक्ट पढ़ते समय एसएससी वर्ड मिल जाए तो आप इसे क्या पढ़ोगे? ये वो पर्सन है जिसकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आती है या कोई और लाइबिलिटी निकल के आती है। ठीक है, साथ ही इसमें इंक्लूड किया गया, साथ ही इसमें इंक्लूड किया गया जिसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी गई। अब ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या है? असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या है? सबसे पहले असेसमेंट क्या है? याद करिएगा, आप लोग जब स्कूल में हुआ करते थे तो आपका असेसमेंट हुआ करता था, समेटिव असेसमेंट। इस तरह का कुछ होता था, याद करिए। आंसर इज यस। तो असेसमेंट एक टेस्ट है, एक कंप्यूटेशन है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो कंप्यूट करने की प्रोसेस है जिससे आपकी लाइबिलिटी टैक्स की कितनी निकलती है, इस प्रोसीजर्स को हम असेसमेंट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्ट, इस एक्ट में असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आइए। असेसमेंट का मतलब है द प्रोसीजर बाय विच, द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमिन। ये प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? किसी के इनकम को डिटरमिन करते हो, किसी पर्सन के इनकम को डिटरमिन करते हो। अब यहां जब वर्ड पर्सन आया तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन की डेफिनेशन करता है, और पर्सन में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन नहीं आते, बड़े सारे और भी होते हैं जिनका कि पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूजन किया गया है। अब आप कहोगे सर ये इंक्लूजन क्या है? इंक्लूसिव कुछ वर्ड होता है क्या? यस, आपको लॉ में पोपली सर ने बताया होगा, आपको लॉ में सर ने बताया होगा कि लॉ के अंदर डेफिनेशन दो तरह के होते, एक एग्जॉस्टिव और दूसरा इंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर किसी भी डेफिनेशन की स्टार्टिंग पॉइंट मींस से होती है और खत्म हो जाती है, उसमें इंक्लूड्स वर्ड नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। जितना डेफिनेशन में लिखा गया है उसकी मीनिंग सिर्फ उतनी है। बात समझ में आई हो तो बताइएगा। यस सर, जितना लिखा गया है वही उसका डेफिनेशन है, कोई कोट भी उसमें ऐड नहीं कर सकती डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव। लेकिन इनक्लूसिव में
इंक्लूजन सेक्शन ने तो किया ही, बाद में कोर्ट चाहे तो कुछ और इंक्लूजन कर सकता है। ये कानून बनाने वालों ने बताया है। ठीक है जी, ये कानून बनाने का एक सिंपल प्रोसेस है और डेफिनिशन इस दोनों पार्ट में यही अंतर है कि एग्जॉस्टिव में कोई बदलाव नहीं हो सकता, जबकि इंक्लूसिव डेफिनिशन में बदलाव हो सकता है। इसीलिए आपने यहां देखा मीन्स से स्टार्ट हुआ, इन एडिशन इट इंक्लूड्स लिखा गया। ठीक है, तो आपने इस केस में देखा कि एग्जॉस्टिव के साथ इंक्लूसिव भी यहां आ गया, जबकि पर्सन की डेफिनेशन जब आप करोगे तो यहां से स्टार्ट ही होता है बच्चे, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? मेल, फीमेल, चाइल्ड, बॉयज, गर्ल्स, क्या? इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल, एवरी नेचुरल पर्सन। एवरी नेचुरल पर्सन को आप यहां पर इंडिविजुअल बोलेंगे। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो आप पूछ, ठीक। साथ ही बोला इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF। ये क्या होता है HUF? यहां पर सारे बच्चे लिखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको सेपरेट एंटिटी माना गया है हमारे देश में। हमारे देश में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बड़े सालों से रहती है। ठीक है, नॉर्मली जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट हुआ करता है, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स, उसमें दादाजी भी रहते हैं, आपके चाचा भी रहते हैं, चाचा चाची, सारे लोग मिल के रहते हैं। और कई बार आप देखते हो कि उनकी एक फैमिली बिजनेस है जो सब मिल के कर रहे होते हैं। ठीक, लॉ मेकर ने कहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स के नजरिए से हम सेपरेट पर्सन मानेंगे, सेपरेट एंटिटी मानेंगे। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, इसके बाद कंपनी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर हमारी चर्चा एक और विशेष होनी है, अभी करेंगे हम। कंपनी को भी पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। फर्म भी, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, एंड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी आप फर्म बोलोगे, और जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फर्म है, उससे भी आप फर्म बोलो। LLP के लिए कौन सा एक्ट है आप लोगों को पता है तो बताइएगा। LLP के लिए कौन सा एक्ट है? पढ़ा था फाउंडेशन में या नहीं पढ़ा था? वेटिंग फॉर योर आंसर। LLP के लिए कोई एक्ट है क्या? पार्टनरशिप के लिए तो आपने बताया पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP के लिए यस, एक आंसर मेरे पास आया है, LLP एक्ट 2008। LLP एक्ट 2008, ये आंसर आया है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो LLP है बच्चे, उसे हम फर्म बोलेंगे, उसे हम फर्म बोलेंगे। AOPBOI, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसका फुल फॉर्म लिखेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर चर्चा हम अभी करेंगे।
उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो चर्चा भी हमारी होगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपने फुल फॉर्म कर लिया। बार बार इस पूरे लॉ को पढ़ते समय एओपी बीओआई वर्ड आएगा, तो आपको ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। मीनिंग भी आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक, अब आइए, लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना गया है। अगर मैं लोकल अथॉरिटी पूछूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सारे के सब, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करती है, ये सारे के सारे लोकल अथॉरिटी के तरह ट्रीट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सारे टैक्स देंगे अपनी इनकम पर। आंसर इज यस। जब तक टैक्स लॉ कहता नहीं कि इनसे टैक्स नहीं लेना, तब तक सभी को टैक्स देने की जिम्मेदारी दी गई है हमारे कानून में। ठीक है, और इसके लिए हम एक सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर 4, जो चार्जिंग सेक्शन होगा, जिस पर चर्चा हमारी आज ही हो। चलिए, अब मैंने आपको बोला यहां पर बच्चे लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को पर्सन माना, और लास्ट में एक वर्ड है जिसे शॉर्ट में मैं एजेपी बोलूंगा, और फुल फॉर्म है बच्चे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी क्या माना जाता है? पर्सन माना जाता है। अब आप बोलोगे ये कौन होते हैं सर? जिसको किसी कानून में, जिसको हमारे देश के किसी कानून में सेपरेट एंटिटी के तरह देखा जाता है, या एसेस किया जाता है, या आइडेंटिफाई किया जाता है, उस सभी बॉडी को हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी कि कानून के नजर में वो एक अलग है। एग्जाम्पल ले लो, बताओ, यूनिवर्सिटी जहां से आप सभी पढ़ के आते हो, यूनिवर्सिटी को हम सेपरेट पर्सन माने या ना माने? बोलो यस और नो। यूनिवर्सिटी को सेपरेट पर्सन माना जाए या नहीं माना जाए? यस सर, सेपरेट पर्सन माना जाए। यूनिवर्सिटी हमसे चार्ज लेती है, फीस लेती है, हम सभी जमा करते हैं। बोलो यस और नो। यस, यूनिवर्सिटी को माना जाए। कोर्ट को, कोर्ट अपने आप में एक एंटिटी है। बोलो यस, उसे भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना जाए। आंसर कीजिए। ठीक, आप मुझे बताना ध्यान से सोच के, क्या भगवान पैसे कमाते हैं? बोलो यस और नो। क्या भगवान, गॉड, पैसे कमाते हैं? और अगर हां वो पैसे कमाते हैं, तो क्या उनको इनकम टैक्स देना चाहिए या नहीं? अब आप कहोगे सर ये भगवान कैसे इनकम टैक्स देंगे? भगवान इनकम कहां कमाते हैं? मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में आप डोनेशन देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, किसके नाम पे देते हो? बोलो यस और जल्दी बताओ, भगवान के नाम पे देते हो या पुजारी के नाम पे देते हो? मंदिर में किसके नाम पर पैसा आप डोनेट करते हो? सर भगवान के नाम। डियर फॉर आप कह सकते हो कि भगवान भी इनकम अर्न करते हैं और भगवान को भी टैक्स देना पड़ता है। अमन कह रहे हैं सर उनकी ट्रस्ट पे करेगी। अब पे कौन करेगा इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पूछ रहा हूं इनकम अर्न कौन कर रहा है? इनकम अर्न आप जब दे रहे हो उनको, तो किसके नाम पे दे रहे हो? भगवान के नाम पे दे रहे हो बच्चे। देयरफॉर आप ऐसे कि भगवान टैक्स उनके बिहाफ पे कौन पे करेगा, या उस पैसे को यूज कौन करता है, वो एक अलग पार्ट है। बोलो यस और नो। इसीलिए सरकार ने कहा कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लॉ के नजर में जो भी पर्सन अलग सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, उन्हें हम इनकम टैक्स लॉ में पर्सन की डेफिनेशन में रखेंगे अंडर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यहां तक क्लियर है? बोलो यस।
इंडिविजुअल में आपने कहा ये नेचुरल पर्सन है, इसमें मेल और फीमेल सभी आते हैं, साथ ही माइनर भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अगर कोई पर्सन बच्चे अनसाउंड माइंड का है तो उसे भी पर्सन इंडिविजुअल मानेंगे या नहीं मानेंगे? आंसर इज यस, उसे भी आप इंडिविजुअल मानोगे। यहां तक क्लियर है तो बताइए। इट्स क्लियर ओवरऑल, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में बार बार रिपीट करता रहूंगा। हर जगह जहां भी पर्सन आएगा एक दो बार रिपीट होगी। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये आपका पूरा पर्सन की डेफिनीशन है जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, और ये वर्ड पूरे एक्ट के अंदर आएगा। पूरे कानून पढ़ते समय पर्सन वर्ड आएगा। तो जब भी पर्सन वर्ड आएगा, अब आपका दिमाग क्या जवाब देना चाहिए? आपके दिमाग से क्या आंसर आना चाहिए? सर, जहां भी पर्सन लिखा होगा, जहां भी पर्सन लिखा होगा, मैं ये समझूंगा कि ये किसी कोई HUF भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी हो सकते हैं, इंक्लूसिव कि कोई इंडिविजुअल है वो भी हो। इट्स क्लियर और नॉट? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको कुछ इस तरह से समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा और आपके आसपास इस तरह की चीजें दिखती है, लीगल कॉन्सेप्ट के लिए काम आएगा। मैं आपसे 2 मिनट यहां पर लूंगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझाने के लिए। मैंने बोला जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट हमारे देश में ज्यादातर चलता है, ठीक है। हालांकि रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो रिसेंट में न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया है, लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली हमारे देश के लिए एक इमोशन है, ठीक। अब आपके दिमाग में ये आएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये होगा कि जो पर्सन हिंदू होगा उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, यानी हिंदू का ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। इस ये आपका आधा अधूरा है। लॉ ने कहा इसमें सिख और जैन भी शामिल है, इसमें सिख और जैन भी शामिल हैं, उनके भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग हो सकती। अब आप पूछोगे सर ये अलग करने का क्या फायदा है? ये मैं जब रेट ऑफ टैक्स कराऊंगा वहां पर डिस्कशन, ठीक। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आता कहां से है? हिंदू लॉ से आता है, और हमारे देश में दो तरह के हिंदू लॉ फॉलो किए जाते हैं। पहला, हिंदू मिताक्षरा लॉ, एंड दूसरा हिंदू दया भागा लॉ, ठीक है। तो दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ होता है और दूसरा मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ होता है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों लॉ अलग अलग हैं तो कुछ अलग अलग बातें होंगी, बोलो यस और नो। इससे पहले की अलग अलग बातें यहां सीखें, आप बताओ किसी पर्सन का HUF कब बनेगा? अगर आपको यह पता चल जाए किसी पर्सन का HUF कब बनेगा, तो फिर आगे की बातें आपको समझ में। ध्यान से सुन, आपकी अभी शादी नहीं हुई, आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक। आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपका कोई HUF नहीं बन सकता, आपका कोई HUF नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई और आपका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, आपकी HUF बन जाएगी।
आपके नाम से आपकी HUF बन जाएगी बच्चे। अभी आप अपने पापा के HUF के मेंबर हो। अभी आप अपने पापा के HUF के मेंबर हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपके फादर का चल रहा है। ठीक। अब आप में से बड़े सारे बच्चे कहेंगे, सर ये टैक्स के नजरिए से अलग कैसे, हमारे घर में तो नहीं है। देखो, जब अर्निंग ज्यादा होती है तो लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, अपना HUF बना के रखते हैं जिसका सेपरेट असेसमेंट, फैमिली इनकम को HUF के अंदर टैक्स कराते हैं बच्चे। फैमिली इनकम को किस में टैक्स कराते हैं? HUF के अंदर। तो जब आपकी शादी होगी, आपका फर्स्ट चाइल्ड इशू होगा, उसी समय आपका HUF बन जाएगा। ठीक। अब आप बताओ, अगर किसी पर्सन की शादी हुई और उसके बाद उसका पहला बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे का अधिकार क्या होगा? क्या उस पर्सन की प्रॉपर्टी में बच्चे का राइट पूरा इक्वली है या नहीं है? आंसर इज यस। लेकिन ये कौन सा लॉ कहता है? मिताक्षरा या दया भागा? ये मिताक्षरा लॉ कहता है बच्चे कि बच्चा जैसे ही परिवार में जन्म ले लेता है, बच्चा जैसे ही फैमिली में जन्म ले लेता है, उस HUF का, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक को पार्टनर हो जाता है और उसका राइट इक्वल हो जाता है। ये कौन कहता है? मिताक्षरा लॉ। और दया भागा लॉ क्या कहता है बच्चे? दया भागा लॉ कहता है कि जब तक मदर फादर इस दुनिया में है, क्या बोला मैंने? जब तक मदर फादर इस दुनिया में हैं, बच्चों का अधिकार नहीं। अब आप सभी सोच के बताना कि आप किसके फेवर में हो, दया भागा के या मिताक्षरा के? जल्दी से जवाब देंगे आप सभी। दया भागा के फेवर में हैं या मिताक्षरा के फेवर में हो? कौन सा लॉ आप अडॉप्ट करना चाहोगे? एक लॉ मिताक्षरा कहता है, बच्चा जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही उसकी पहली किलकारी इस दुनिया में आई और वो आपके प्रॉपर्टी का इक्वल राइट रखने वाला हो गया, मिताक्षरा। और दया भागा कहता है बच्चे कि जब तक पापा मम्मी हैं इस दुनिया में, आपका अधिकार नहीं बनता। बताइए कौन सा लॉ ज्यादा बेटर है? बड़े सारे बच्चे का आंसर यहां आता है, सर मिताक्षरा बेटर है क्योंकि सबको इक्वल राइट देता है। मिताक्षरा बेटर है क्योंकि सबको इक्वल राइट देता है। आप सभी यहां एक इमोशन को छोड़ रहे हो। पापा मम्मी का इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई मिताक्षरा में? यस और नो? यस। लेकिन ये राइट इस तरह से दी क्यों गई? क्योंकि जो बच्चा जन्म लिया, उसको अधिकार अगर नहीं मिलता है तो पापा मम्मी प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हैं। बोलो यस और नो? कई कई बार ऐसे पापा मम्मी हो जाते हैं जो प्रॉपर्टी अगर अ, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं तरह से, तो उस बच्चे के बिहाफ पर कोई लड़ने को तैयार हो जाता है और बच्चा का राइट अलग करवा दे। क्लियर? तो ये था मिताक्षरा का कुछ कॉन्सेप्ट। दया भागा में बच्चे का अधिकार नहीं होता है मदर फादर के रहते। देयरफॉर दया भागा हमारे देश में अभी सिर्फ 2 स्टेट में अब बचा है, बाकी पूरे देश में मिताक्षरा हिंदू लॉ लगता है। 2 स्टेट असम एंड वेस्ट बंगाल, ये 2 स्टेट में अभी भी दया भागा हिंदू ऑफ लॉ है। ठीक है बच्चे, बस 2 स्टेट में है, बाकी पूरे देश में मिताक्षरा चलता है। इस HUF की अगर बात करें तो जो हेड ऑफ फैमिली है उसे क्या बोलेंगे बच्चे? जो हेड ऑफ फैमिली है उसे कर्ता बोलते हैं। जो हेड ऑफ फैमिली होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी यस, कर्ता ही बोला जाता है। और जो
मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? को पार्टनर बोला जाए। जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? को पार्टनर बोला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चर्चा थी जो आपके जिंदगी में भी काम आएगा, और लॉ तो पढ़ ही रहे हैं। कंपनी, कंपनी किसे बोलते? इसने कहा कंपनी मतलब एनी इंडियन कंपनी, जो हम 226 में डिफाइन करेंगे इंडियन कंपनी यहां पर। ठीक, साथ ही कोई बॉडी कॉरपोरेट आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है, कहां? विदेश में इनकॉर्पोरेट हुआ है, फॉरेन कंपनी को भी हम कंपनी। क्लियर है? एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जिसका असेसमेंट पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंपनी के तरह हुआ, तो उसे भी हम कंपनी माने। बात समझ में आई? कोई भी ऐसी बॉडी जिसको पिछले इनकम टैक्स में, पिछला इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब मैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स करा रहा था, मैंने आपसे बात की, मैंने कहा इससे जस्ट पहले अंग्रेजों का इनकम टैक्स था 1922, अंग्रेजों ने बनाए थे। ठीक है बच्चे, तो 1922 वाले एक्ट में जिस बॉडी को कंपनी माना गया है उसे यहां भी हम कंपनी मानेंगे। इट्स क्लियर? बोलिए यस और नो? यस। अब आइए आगे। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, सरकार ने एक बॉडी को डायरेक्ट टैक्स की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। सीबीडीटी ने अगर किसी बॉडी को, किसी एसोसिएशन को कंपनी नोटिफाई कर दिया तो उसे कंपनी मान। बात समझ में आई हो तो बताइए। यस सर, कंपनी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब आइए, कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी वर्ड एक बार बार यूज होगा, तो डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे किसे? बोला जो भी इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन अभी करेंगे आप, इंडियन कंपनी को तो डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे। साथ ही एनी अदर कंपनी विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू इनकम टैक्स, in respect of its income liable to income tax has made the prescribed arrangements for the declaration and payments of the dividend within India. ठीक, इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक है ही, साथ ही कोई और कंपनी जिसका इनकम इंडिया में लाइबल टू पे टैक्स है और उसने इंडिया में डिविडेंड पेमेंट की अरेंजमेंट कर रखी है, ऐसी कंपनी को आपने नाम दिया क्या? डोमेस्टिक कंपनी। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आइए यहां से आगे, इंडियन कंपनी किसे बोलेंगे सर? द कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, जिसकी इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अकॉर्डिंग हुआ हो उसे हम इंडियन कंपनी मानेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्या कोई और भी ऐसा है? इसके लिए एक कंडीशन और है, यहां देखिएगा डेफिनेशन में एंड लिखा होगा। इसका मतलब दो कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 96 और 2013। ठीक, दूसरी कंडीशन उसकी ये है बच्चे कि कंपनी का रजिस्टर्ड
प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो हो वो कहां पर हो, इंडिया में हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम उसे इंडियन कंपनी। अब आप मुझे बताइए, एक कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके जो ऑफिस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस उसने चेंज करके सिंगापुर रख लिया। अगर वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका, तो इंडिया में नहीं है। बोलो यस। ऑल्दो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 है, लेकिन इंडिया में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंडियन कंपनी। बताइए सूरज, समझ में आया? जल्दी बताएंगे सूरज, आप क्या कह रहे थे, क्या रिपीट करना है, कौन सा पॉइंट, दिक्कत कहां पे है? इट्स क्लियर और नॉट? चलिए, यस सर। अब आगे आइए, प्रिंसिपल ऑफिस अगर उसका इंडिया में है तो आपने, रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है तो आपने बोला उसे हम इंडियन कंपनी मान लेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये इंक्लूजन पढ़ने से पहले आपको कुछ सिचुएशन समझनी है। सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारा देश गुलाम था कब तक, 1947 तक। 1947 में हमें आजादी मिली। तो क्या आजादी से पहले हमारे देश में कंपनी से रिलेटेड कोई कानून होगा या नहीं होगा? बोलो यस और नो। होना चाहिए। यस, रहा होगा उस समय। उस समय बड़े सारे प्रोविंशियल एक्ट थे, स्टेट के एक्ट थे जो कंपनी के लिए लागू होते थे। ठीक है बच्चे? तो उस समय जो छोटे छोटे स्टेट में, पता है आपको, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो कितनी रियासतें थी? लगभग 561 रियासत को तो हमारे देश में एनेक्सेशन किया उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने। कितना? 561 प्रिंसली स्टेट सारे थे, राजा थे, राजकुमार थे, सब चल रहा था सबका। जब देश आजाद हुआ तो सब राजा ने अलग अलग अपना देश बनाना शुरू कर दिया, बोला ये मेरा देश था। हमारे देश के उस समय के जो होम मिनिस्टर थे बच्चे, उन्होंने इसको इकट्ठा किया, एनेक्सेशन। ठीक है? तो उस समय सभी स्टेट के अलग अलग कानून हुआ करेंगे। आंसर इज यस। लॉ मेकर कहते हैं कि कंपनी में इंक्लूड होगा कौन? अ कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट और एनी प्रोविंशियल एक्ट। कोई प्रोविंशियल एक्ट के अंदर भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसे भी हम इस इंडियन कंपनी के अंदर रख देंगे। क्लियर? एन इंस्टीट्यूशन और association or body which is declared by the board to be a company। ठीक, बोर्ड का जब जब जहां बोर्ड वर्ड मिल जाए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए CBDT। जब कहीं पर भी बच्चे बोर्ड वर्ड लिखा मिलेगा तो आप इसे CBDT। CBDT ने अगर किसी को भी बोर्ड, किसी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को डिक्लेयर कर रखा है एज कंपनी तो आप उसे इंडियन कंपनी मानेंगे। नेक्स्ट, company formed and registered under any law relating to company which was or is in force in any part of India other than Jammu and Kashmir and Union Territories mentioned in sub clause 5। ठीक है? कहता है JNK को छोड़ के बाकी सारे स्टेट एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी थी उस सब को हम इंडियन कंपनी मान लेंगे। सर ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे?
एक बार सुन लिया आपको ओवरऑल याद रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब केस बना बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि आपको डेफिनेशन कंपनी इंडियन कंपनी आती है या नहीं आती। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इन केस, नेक्स्ट इन्होंने बोला इंडियन कंपनी में ये भी इंक्लूड होंगे। इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहले अपना अलग लॉ हुआ करता था। इनके लॉ के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी उसे भी हम इंडियन कंपनी मानेंगे। चलिए, इसी तरह से दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, स्टेट ऑफ गोवा, इस सब में अलग अलग लॉ हुआ करते थे। सब लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी कानून के अकॉर्डिंग कंपनी बनी थी, उन सभी को इंडिया में इंडियन कंपनी का दर्जा दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। बताइए, इनकम टैक्स ही आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स के नजरिए से हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब आइए आगे। एक वर्ड ऐसा है जो और आएगा जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसे आप फॉरेन कंपनी बोल दोगे। ऐसी कोई भी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसे आप फॉरेन कंपनी बोल दोगे। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके बाद फर्म की बातें आपको मैंने बता दी, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो डिफाइंड है पार्टनरशिप फर्म, उसी को आप यहां पर फर्म बोलोगे। और मैंने यहां पर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, ये उस एक्ट की ही डेफिनेशन है, मैंने यहां पर आपके लिए दे रखी है। एक बार आप रीड करेंगे, वैसे आप पढ़ के आ चुके हैं फाउंडेशन लेवल में। वेरी गुड। AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसे बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सिंपल सी बात है, जब कम पर्सन कंबाइन होते हैं टुगेदर फॉर प्रमोशन ऑफ जॉइंट इंटरप्राइजेस। ठीक, जब बड़े सारे पर्सन इकट्ठा होते हैं एक जॉइंट इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए, फर्म नहीं बनाते, पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते, एक जॉइंट इंटरप्राइजेस चला तो रहे हैं, इकट्ठा होके चला रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते, तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले। ठीक है, और साथ ही अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें तो यहां पर उनका कोई कॉमन पर्पस होना चाहिए, कोई कॉमन एक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, तो मैंने बड़े सारे पर्सन को इकट्ठा किए और उस कॉन्ट्रैक्ट को पर्पस ये था, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे और फिर अलग अलग हो जाए। अब आप मुझे बताना, टैक्स कौन देगा? लॉ मेकर कहते हैं जब इकट्ठा हुए थे तो एक इंटरप्राइज फॉर्म किया होगा, कोई नाम दिया होगा, या उस जॉइंट एंटरप्राइजेस को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल मैं हूं, एक इंडिविजुअल आप हो, ठीक, और बाकी सारे दो तीन और इंडिविजुअल हैं जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, 5 लोग मिल जाते हैं, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलता है। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में कैपिटल लगेगा, सपोज मान लो 5 करोड़ रुपए, तो सभी 1-1 करोड़ रुपए लेके आएंगे।
अब जो 5 लोग मेरे पास इकट्ठा हुए हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वो 5 करोड़ रुपए 5 लोग मिलके भी नहीं डाल सकते। तो फाइनली ये डिसाइड किया हमने, एक कंपनी को भी अपनी एसोसिएशन में ले। मैं ए लिमिटेड के पास गया। ए लिमिटेड को बोला कि आप ए लिमिटेड के मैनेजमेंट को बोला कि आप कंपनी को हमारे एओपी में शामिल कर दो और पैसे लगाओ। ठीक। और एओपी इस तरह से बन गया। अब आप देखना यहां पर, इसमें इंडिविजुअल भी मेंबर है और कंपनी भी मेंबर है। पर्पस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, बात खत्म। एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, बात खत्म। कॉमन विल है, प्रॉफिट अर्न करना है, बांट के निकल जाना है, बात खत्म है। इतनी सी बातें। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? लगभग सिमिलर नेचर है, सिर्फ वहां पर इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, इकट्ठा होके कोई काम करते हैं। हाँ, वहां पर कॉमन विल या कॉमन पर्पस हो भी सकता है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे क्लब है, क्लब के सारे मेंबर्स जो है इंडिविजुअल है, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तरह ट्रीट किया जाएगा। हाउ एवर आपने इन जब एओपी किया तो आपने कहा बिना पार्टनरशिप फॉर्म किए बड़े सारे पर्सन इकट्ठा होके कोई काम करते हैं विद अ कॉमन पर्पस और कॉमन विल। यहां पर प्रॉफिट मोटिव जरूर होगा। साथ ही इसमें मेंबरशिप आपने कहा कि कोई भी मेंबर हो सकता है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर हो सकता है। बताइए इसमें किस बात है? एनी प्लीज। आस्क योर क्वेरी। नहीं सर। देखिए, कई बार आपकी मौन मुझे बता देती है कि कोई क्वेरी नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेरी बचती है तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। अपना चैट ऑन करके फटाफट लिख दीजिए। ठीक है? ये हम लोग कॉमन प्रैक्टिस रखेंगे क्लास के दौरान। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, चैट में आप लिख देंगे, हमारे पास चैट डिस्प्ले आ जाता है, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अदरवाइज मैं क्या मानता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक। अब चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसकी चर्चा मैंने एओपी के साथ कर ली है। ध्यान दीजिएगा, इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर्स, ट्रस्टी हु मेयरली रिसीव्स द इनकम जॉइंटली and who may be accessible in like manner and to the same extent as beneficiaries individual. ठीक। therefore co-executor, co-trustee are accessible as body of individual or income tax shall not be payable in respect of receipt of shares। शेयर जब रिसीव करेंगे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कारण, क्योंकि जब मैं 5 पर्सन मिलके इकट्ठा होके, 5 इंडिविजुअल इकट्ठा होके कोई काम करता हूं और उससे जो प्रॉफिट होता है मेरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टैक्स दे देता है, फिर जो पैसा बचता है हम 5 लोग बांट लेते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से जो मुझे पैसा मिलेगा, मेरा शेयर, उस इनकम पर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। डबल टैक्सेशन थोड़ी ना करोगे एक ही पैसे पर। बताओ, सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। यस सर। अब आइए आगे, एक वर्ड और आएगा बार बार, जहां पर इंडिया वर्ड लिखा हुआ मिले। जहां पर इंडिया वर्ड लिखा हुआ मिले तो उसका मीनिंग आप क्या समझे? इंडिया का लैंड एरिया या वाटर एरिया या एयर स्पेस, किसे इंडिया समझेंगे सर? आप बताइए। या पानी के नीचे वाला एरिया का क्या होगा, वो भी इंडिया है या नहीं? हवा में ऊपर है तब भी आप उसे इंडिया मानोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि मैं सेक्शन नंबर 4 बताऊंगा। जब मैं आपको चार्जिंग सेक्शन कराऊंगा, मैं बोलूंगा एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स इन। एवरी पर्सन
इज लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया। तो पर्सन की डेफिनेशन आपने कर ली। अब इंडिया की डेफिनेशन क्या है? लॉ मेकर कहते हैं इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में इंडिया की टेरिटरी के बारे में लिखा गया है। सारी टेरिटरी इंडिया की इंडिया मानी जाएगी। इट्स टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर। ठीक, वाटर के नीचे भी इंडिया है, सब सॉइल भी है, उस सॉइल के नीचे भी अगर कुछ घटनाक्रम होती है तो इंडिया में हुआ माना जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी इंडिया बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे मान लीजिए सी का पोर्ट का ये बॉर्डर है, यहां से सी स्टार्ट हो जाता है, तो टू द सर्टेन एक्सटेंट ये इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया माना जाता है। यहां से आगे अगर शिप निकल गया तो आउटसाइड इंडिया है, इकोनॉमिक जोन से बाहर है। इकोनॉमिक जोन को भी इंडिया में शामिल किया गया है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंडिया की डेफिनेशन इस तरह से करने की क्या जरूरत है? एक एग्जांपल ले ले। मान लीजिए कि इस बाउंड्री के अंदर, ये मेरा पोर्ट का बाउंड्री है, यहां से सी है, और इस सी में यहां पर एक छोटे से बोट में मैंने दुकान खोल रखे। ठीक, और उस दुकान का कस्टमर बड़ा हैवी आता है, कहता है हम सी में जा करके कंजम्पशन करेंगे। अब बताइए यहां आके कोई कंजम्पशन करता है, मैं बिजनेस एक्टिविटी यहां करता हूं, क्या मैं इंडिया में करता हूं? आंसर इज यस, मैं इंडिया में करता हूं। इसीलिए इंडिया की डेफिनेशन करना बहुत जरूरी है। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? एनी इशू प्लीज? अब आइए, साथ में बोला any other specified maritime zone and air space above its territory, इंडिया के ऊपर के एयर स्पेस जो हैं उसे भी आप इंडिया ही मानोगे। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां से आगे है बच्चे लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी में मैंने आपको बोला इट मींस अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स एंड अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको कानून में लोकल गवर्नमेंट के तरह ट्रीटमेंट दिया गया है, उस सभी को आप लोकल अथॉरिटी मानोगे। ये लीगली ऑथराइज्ड होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते? नहीं सर। अब आइए, अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच अराइजेज फ्रॉम एनी बिजनेस कैरिड ऑन by it insofar as that income does not arise from supply of a commodity or service within its own jurisdictional area। ठीक, कहता है उसका कुछ इनकम टैक्सेबल हो सकता है। कौन सा इनकम? जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी बोलते हैं इसे। ठीक, एमसीडी अपने एरिया में साफ सफाई करवाती है, कोई मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है। ठीक है, ये सारा का सारा इनकम अगर देखें, अगर उससे कुछ उसको इनकम भी होता है तो ऐसे केसेस में वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। हाउ एवर इनकम अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड लोकल अथॉरिटी, हाँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वो अपनी टेरिटरी में देती है तब तो टैक्सेबल नहीं है, आउटसाइड भी देगी तो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा कोई कॉमोडिटी अपने जुरिडिक्शनल एरिया में, दिल्ली को छोड़ के मान लीजिए हरियाणा के एरिया में जाकर के एमसीडी कुछ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी दिए हो, उसके लिए पैसे देगी ना हरियाणा गवर्नमेंट? बोलो ना हाँ।
जब हरियाणा गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे तो उसके लिए टैक्स भी देना पड़ जाएगा। इट्स क्लियर और नोट? तो अपने जुरिडिक्शनल एरिया में जो कुछ भी वो सर्विसेज सप्लाई करते हैं उसके लिए उनका इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाटर को छोड़ के कोई और डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जुरिडिक्शनल एरिया से बाहर अगर कोई लोकल अथॉरिटी करती है तो उस पर टैक्स लग जाता है। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, मैंने आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में पहले ही बताया कि जितने एंटिटीज हैं जो नेचुरल पर्सन नहीं है, आईज ऑफ लॉ के अंदर उन्हें सेपरेट एंटिटी माना गया है। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट ने आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना है। ठीक है बच्चे, इतनी बातें आपने सीखी। ये इसके बाद आपका है डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई। डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई, इसमें दो मेजर बेस हैं। मेंबरशिप में एओपी का मेंबर कोई भी हो सकता है, कंपनी फर्म, जबकि बीओआई में इंडिविजुअल्स ही मेंबर्स बन सकते। अगर मैं विलिंगनेस की बात करूं तो मेंबर्स यहां वॉलेंटरली कम टुगेदर होते हैं, जहां पर एक कॉमन विल होता है, कॉमन पर्पस होता है। जबकि इस केस में कॉमन विल हो भी सकता है और कॉमन विल नहीं भी हो सकता है। ये सारी चर्चा आपकी। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहां तक जब आपने कंप्लीट किया तो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है इनकम का। इनकम का जो डेफिनेशन है बच्चे, हम सभी अभी नहीं करेंगे, ड्यूरिंग द सिलेबस करेंगे, क्योंकि इनकम की डेफिनेशन जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी समझाने से रेफरेंस दूसरे चैप्टर का मैं हर जगह दूंगा, इसलिए इस वाले पोर्शन को अभी आपने पढ़ना नहीं है। जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसको कंप्लीट जब आप कर लेंगे तो दोबारा से इसे पढ़ेंगे इनकम की डेफिनेशन, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ओके बच्चे, तो इनकम की डेफिनेशन को आप लिख लो पेंडिंग। ठीक, इसको अभी आप पेंडिंग लिख लो। कंप्लीशन ऑफ हेड्स ऑफ इनकम जब कर लेंगे ना, जब 5 हेड्स ऑफ इनकम्स कर लेंगे उस समय आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक जब आपने कंप्लीट किया बच्चे, तो कुछ बातें हैं जो और आपको समझनी है। एक, इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ईयर दो तरह के हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ईयर दो तरह के होते हैं। पहला असेसमेंट ईयर, पहला असेसमेंट ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर। और ये दोनों ईयर, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं, नॉर्मल पिछला साल नहीं, प्रीवियस ईयर का कुछ मीनिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपका इनकम टैक्स का बेस कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे। असेसमेंट ईयर किसे बोलेंगे, पहले आपको असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 29 में करना है। अब पढ़िएगा, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। हर साल के 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, उसे आप, और वहां से 12 महीने तक ये ईयर रहता है, उसे बोलते हैं हम असेसमेंट। और जब इसके बाद प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन करोगे तो लॉ मेकर कहेंगे प्रीवियस ईयर मींस होगा ईयर प्रायर टू द असेसमेंट। लेकिन प्रीवियस ईयर में पीरियड 12 महीने नहीं लिखा होगा,
प्रीवियस ईयर में जो पीरियड होगा वो 12 महीने का नहीं होगा। बताइए यहां तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, जबकि असेसमेंट ईयर आपका पूरा 12 महीने का होता है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि सर हम सभी जो पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम नवंबर 2024 में जब मैं अपीयर हो रहा हूंगा, तो कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, कौन सा प्रीवियस ईयर? तो प्रीवियस ईयर आपका होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ठीक, जिसे आप शॉर्ट में 2023-24 बोलेंगे। और इस ईयर पर एप्लीकेबल है एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023 का रेट, तो 2023 का रेट लगा देंगे। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग रेट्स ऑफ टैक्स करेंगे, वो अलग बात है। अभी आप सिंपल समझें कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24 एंड असेसमेंट ईयर रहेगा बच्चे 24-25। ठीक, अब यहां तक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन अगर करनी है तो ये सेक्शन नंबर 3 बताता है, और ये सिंपल बताता, ईयर प्रायर टू द असेसमेंट ईयर, ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो इमीडिएटली पीछे का साल है असेसमेंट ईयर का, वो उसका प्रीवियस ईयर होगा। तो किसी भी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर कौन हो सकता है? उसके जस्ट पहले वाला 1 अप्रैल से 31। जैसे कि असेसमेंट ईयर है 24-25, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23-24। असेसमेंट ईयर है 26-27, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 26-27 का प्रीवियस ईयर होगा 25-26। ठीक, तो उससे जस्ट पहले वाले ईयर को आप क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये पिछला साल नहीं होता, इसका लिटरल मीनिंग जो निकल के आता वो नहीं है, इसलिए लॉ की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने मान लो 1 मार्च 2024 को, 1 मार्च 2024 को मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे साल मैं बेरोजगार था। तो आप मुझे बताओ मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 कितने महीने का है? सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि काम मैंने 1 महीने किया, इनकम अर्न 1 महीने का किया। तो प्रीवियस ईयर का पीरियड 12 महीने से कम हो सकता है। असेसमेंट ईयर का पीरियड जो 24-25 है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च 25 तक चलेगा। ठीक, वो 12 महीने से कम नहीं हो सकता। ठीक, अब सवाल यह है कि टैक्स किस इनकम में, किस ईयर में लगता है? तो किसी भी इनकम टैक्स की बात अगर करूं तो आप हमेशा कहना टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में, लेकिन किस इनकम पर लगेगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर भी बोल सकता हूं। बोलो यस और नो। प्रीवियस ईयर को क्या बोल सकता हूं मैं? इनकम ईयर है। ठीक है, इसी साल इनकम कमाई थी और इसी साल उसके जस्ट अगले साल असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स दे। अब आप बोलोगे सर हमने कुछ एडवांस टैक्स का नाम, कई बार न्यूज में बच्चे देख लेते हैं और फिर कहते हैं सर एडवांस में भी टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए एक चैप्टर है, हम सभी करेंगे, एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस, उसमें चर्चा हमारी होगी। हालांकि आपको सिंपल बता दें, सरकार कहती है कोई पर्सन इनकम अर्न कर लेता है, असेसमेंट ईयर में टैक्स देने की जिम्मेदारी है, लेकिन तब तक क्या करेगा? वो पैसे उसके खत्म हो सकते हैं, इसलिए
सरकार कहती है कि जैसे जैसे आप अर्न करते रहो वैसे वैसे सरकार को टैक्स भी देते रहो। एज यू अर्न पे द टैक्स। सरकार क्या कहती है? एज यू अर्न पे द टैक्स। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें आपने कंप्लीट की और यहां से आगे है कि नया बिजनेस सेटअप अगर है तो 31 मार्च को उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उसके प्रीवियस ईयर छोटे हो सकते हैं। ये बातें आपने ठीक। अब सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ चर्चा हमारी रहेगी और इसको मैं बोलूंगा आपका ऐसे इनकम जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, आपने उस पर टैक्स की चोरी की है, टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया। कई बार आपने इनकम टैक्स का रेड का नाम सुना था, बोलिए यस और नो। इनकम टैक्स का रेड भी होता है, इस तरह का नाम सुना है? जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर। हाँ, बच्चे कह रहे हैं बड़े सारे नेताओं पर रेड होता है। और बताओ, बिजनेसमैन पर रेड नहीं होता? यस सर, बिजनेसमैन के प्रीमाइसेस पर भी इनकम टैक्स का रेड होता है। और कुछ और बताइए, इनकम टैक्स का रेड में क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी पर्सन के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करती है और वहां पर बड़े सारे कैश मिल जाते हैं, बड़े सारे कैश मिल जाते हैं। जब उस पर्सन से पूछा जाता है ये पैसे किसके हैं, बताओ तुम्हारे घर में है, ये पैसे किसके हैं, वो पर्सन क्या बोलता है? तो कहता है पता नहीं। वो बोलता है पता नहीं, मेरे तो नहीं है, कोई रख गया होगा। क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो टैक्स भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, सारी लायबिलिटी सरकार ले सकती। ठीक, इसलिए वो कहता है चलो हम इसे डिसओन कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारा नहीं है। बात समझ में आई? तो इस तरह से कैश क्रेडिट की चर्चा एक रहेगी हमारी, कैश क्रेडिट की चर्चा रहेगी। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाए हैं, इन सारी बातों की चर्चा हमारी स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर आपका रोक देता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करेंगे, अभी तक जितना कवर किया है उन सारी बातों को एक बार रिवाइज करेंगे। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास बुक डिस्पैच हो रही है। ऑल दो आपके LMS पर बुक अपलोड कर दी जाएगी, सारे PDF बुक आपके LMS पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सभी LMS से एक्सेस करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाई में डिले नहीं करना है, जल्दी से आप सभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा डायरेक्ट टैक्स का बैच भी आप अलग से ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का भी ले सकते हैं एंड कंबाइंड भी ले सकते हैं। कोई भी बैच आप जो चाहें ले सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स GST का भी हमने डेमो क्लास अपलोड पिछले दिनों कर दिया है, उसकी दूसरी क्लास कल होगी। आप सभी दोबारा से ज्वाइन करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।